साहब, मैंने आपसे सारी बातें की, आपकी हवेली के बारे में बात की, आपने बहुत डिटेल में बताया। मुझे ज़रा आप अपने बचपन के बारे में, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी ओ बचपन बड़ा ही खूबसूरत बचपन था। कि बचपन में क्या शरारत क्या बड़े हम शरारती थे। यहाँ खेल कूद करते थे, किले की सीढ़ियों पे हमने गुल्ली डंडे खेलने, फिर क्या कहते हैं सारे जितने मेरे दोस्त थे मोहल्ले के जो मेरे साथ जो पले बड़े, अब उनमें से कुछ चले गए हैं, कुछ थोड़े से रह भी गए हैं। तो शरारतें हम क्या करते थे। और एक दफ़ा 1 रुपया हमारी दादी मुझे देती थी, 1 रुपया। उस ज़माने में 64 पैसों का 1 रुपया होता था और 64 पाई उसको कहते थे, छेद वाली वो होती थी। अच्छा। गोल सी, उसके अंदर आप मेरी एक तस्वीर भी है कि उंगली पे मैंने इस तरह एक पैसा पहना हो। कॉइन होता वो? हाँ, कॉइन के अंदर छेद था वो। अच्छा। शुरू में वो एक पैकेट मिलता था हमें, पूरे 64 उसमें पैसे होते थे और उसमें अखबार में लिपटा हुआ इतना सा बड़ा नीटली पैक। तो वो मेरी दादी के पास एक चांदी का संदूक था, उसको वो इतनी सी ताली लगी होती थी, वो फिर खोलती थी, फिर उसमें से निकाल के देती थी सबको, और भी जितने ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके, मैं उनका बाय द वे फेवरेट। अच्छा। तो हम यहाँ निकल जाना बाहर, यहाँ एक फैज़ की दुकान होती थी, पंसारी, बेचारे फौत हो गए अब। तो वहाँ ये हमें ये वो मीठे सिगरेट मिलते थे, वो हम लेते थे। सिगरेट कैसे? मतलब वो एक कैंडी होती थी सिगरेट की तरह बनी हुई, डब्बी सिगरेट की होती थी, अंदर कैंडी होती थी, वो मुंह में लगा के प्रिटेंड करते थे कि हम स्मोक कर रहे हैं। फिर एक दफ़ा हम एक डब्बी सिगरेट की भी ले आए। अच्छा। सारे हम 4-5-6 लड़के थे, ऊपर हम छत पे चढ़ गए और 2 आने की पैकेट आता होता था। वो एक सिगरेट था, क्या कहते थे उसको, बगले का निशान था उसके ऊपर। अच्छा, फ़िल्टर नहीं होता था उसका, वो फ़िल्टर की तरह एक चीज़ बनी होती थी, लेकिन वो सारा तम्बाकू ही था, फ़िल्टर नहीं तब नहीं होता था। वो हमने फिर एक दफ़ा, ये मुझे याद है कि हमने फिर सिगरेट पीने नहीं आते थे, फिर हम बाहर की तरफ स्मोक जो थे फू करते थे, खूब ज़्यादा इस तरह करते थे, ये हम करते थे। फिर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई, वहाँ हमारे जो बाहर वाला तबेला था हवेली का, उसके नीचे मतलब ये ऊपर एक रॉन्स थी इस तरह ओवरलुकिंग जो द स्टेप्स ऑफ द फोर्ट, जो उस किले की सीढ़ियाँ, और उसके नीचे 2-3 कमरे थे, वो किसी को दिए हुए थे, वहाँ लोग रहते थे। उन्होंने सामने एक्सटेंड करके ना तो स्ट्रॉ की एक शेड डाला हुआ था, मतलब वरांडा सा बनाया हुआ, शेड बनाया हुआ था स्ट्रॉ का। वो मैंने एक तीली लगा के तो उसके ऊपर फेंक दी। हाँ, ये मैं जब आपके बारे में पढ़ी थी, मैंने सुना था आपने अपने नेबर्स का घर जला दिया। नहीं, घर नहीं जला था, मतलब कि उनका जो वो होता, लो जी, वो तीली लगाई और वो तीली फेंक माचिस की फेंकी, और वो तो 1 सेकंड में इस तरह जली के पता ही नहीं चला। वो तूड़ी तो होती है सारी। वो चिप्स वाले कप में बस जी, उसके बाद मैं तो भागबू के अंदर आ गया, दादी के पीछे छुप गया। वालिद मेरे को जब पता चला तो बड़े गुस्से में थे वो, हो बड़े गुस्से में वो आए और उन्होंने कहा कित्थे वे उन्होंने करो मेरे सामने। तो मेरी दादी ने कहा नहीं, मैं उन्होंने 7 चोरां दी मार देती, बिल्कुल तू कुछ ना कह। अच्छा, दादी ने आपको मार से बचाया? हाँ, दादी ने कहा 7 चोरां दी मार देती, उन्होंने हाथ नहीं कभी लगाया था मुझे। उनके सामने कोई बोलता भी नहीं था, मेरे वालिद नहीं बोलते थे, मेरा दादा नहीं बोलता था, उनकी फर्स्ट कज़न भी थी और उनसे 2 साल बड़ी थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो वो बड़ा क्या कहते हैं, उनका प्यार सब से बहुत करती थी, लेकिन उनका रोब भी बहुत था। तो इस तरह की शरारतें करते थे। काइट फ्लाइंग बहुत होती थी, सारा दिन ही काइट फ्लाइंग होती रहती थी यहाँ उस ज़माने में तो। और सादे लोग थे, सादा माहौल, कोई फ़र्क नहीं था। अमीर और गरीब का फ़र्क मैंने नहीं देखा अपनी फैमिली में। अच्छा। बाहर बैठते थे सब इकट्ठे उस रॉन्स के ऊपर, हुक्के लगते थे, जो मोहल्लेदार आया बैठा, वहीं अपना सूफ़ी तबस्सुम साहब भी बैठे हुए हैं, वहीं प्रोफेसर अपना नज़ीर भी बैठे हुए हैं, वहीं अल्लाह आपका भला करे चुगताई साहब भी बैठे हुए हैं, अला बख्श साहब भी बैठे हुए हैं, और आम लोग भी बैठे हुए हैं, और खुश गप्पियाँ और अच्छी, मतलब किस लेवल की गुफ्तगू होती थी। फिर एम असलम साहब थे मेरे वालिद के मामू, बहुत बड़े राइटर थे, नकाश फितरत उनका खिताब था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1 लाख सफ़ा लिखा, 1 लाख सफ़ा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखा। उनका अपना उनकी अपनी एक बैठक थी बाहर बिल्कुल हवेली के,
और वो वहाँ उनका एक सारे उनके जो दोस्त, अच्छा तो मेरे वालिद कहा करते थे मामा जी ताड़े कोई दोस्त पंजाबी नहीं है, सारे दे सारे ही उर्दू स्पीकिंग ने। वो सब उनके दोस्त माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त लोग थे वो सब। कोई सबूही साहब थे, कोई अपना जिस तरह हकीम सईद साहब थे कराची में, बहुत उनकी दोस्ती थी। इसी तरह कोई देहलवी, कोई लखनवी, यही उनके नाम थे ज़्यादा। और क्या उनकी जो महफ़िलें होती थी, कभी कभी मैं जाके बैठता था, इट वॉज़ अ शावर। अब मैं सोचता हूँ वो बातें मुझे याद आती हैं कि व्हाट आई एम टुडे ऑनेस्टली उन बुज़ुर्गों के साथ बैठ के जो मैंने सीखा है ना, ऑलवेज़ मुझे शौक़ ही बड़ा था इन बड़ों में बैठ के सुनने का, उनकी कहानियाँ वो अभी तक मुझे याद है। वो जो लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, वो सारा फ्रॉड है। वो तो मुझे जो बचपन से चीज़ें याद हैं, वो कहानियाँ किस्से जब मैं सुनाता हूँ तो लोग जो हैं उससे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। वैसे मैं टोटली जाहिल हूँ, इसमें कोई शक नहीं। आपकी बातों में वो है, फैक्टर है जो आप, हाँ वो नेचुरली एक बात फिर आपके अंदर जब आप इस सारे दौर से गुज़रे हों और आपने इतने इतने बड़े लोगों में वक्त गुजारा हो, उनकी गुफ्तगू सुनी हो, एक सेंस आपके दिमाग में आ जाती है। और वही चीज़ अल्टीमेटली आज अब जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब मेरे मेरे दिमाग में वो चीज़ें हैं और वो काम आती हैं, दे आर इंस्टिल्ड इन माई माइंड, बैठ गई हुई हैं अंदर। सो कोई जो सोच है तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं, अभी तक जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी ये करते रहेंगे। अच्छा ये आपके एरिया में यहाँ बाज़ार हुस्न भी था, तो आप बचपन से खुद गाने के शौकीन थे, तो आप यहाँ जाया करते थे मौसीकी सुनने के लिए? नहीं, बचपन में तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ क्या है। अच्छा, ये तो जवानी में आके समझ आई। बचपन में किसको पता होता है कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि ज़रा हमारे क्या कहते हैं इस एरिए से हट के तो दूसरा जो मोहल्ला है वहाँ ये होता था। अच्छा। बिल्कुल गए हैं वहाँ, अच्छा। ठीक है। और बहुत इन्जॉय करता था, क्योंकि देखे वो एक हमारी सकाफ़त का और हमारे जो जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सकाफ़त का हिस्सा था। ये लड़कियां जो थीं, आप अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जितनी बड़ी आपकी फ़नकाराएँ हैं, चाहे वो गायकी में हो या एक्टिंग में हो या इन दोनों फील्ड्स में, मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम हेयर। इनकी तालीम होती थी यहाँ। कितने बड़े बड़े उस्ताद जो थे, उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब जो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के भाई थे, यहीं उनकी बैठक थी, ये सब वहाँ सीखती थी, ठीक है। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। ये नहीं कि जो आजकल बेहूदगी हो रही है और जो भी है, मुझे तो बल्कि ये दुख है कि यहाँ सारे वो, अब मेरा मतलब है यहाँ से इन्होंने ख़त्म कर दिया और अब सारे मोची आ गए हैं, और अब मेरा मतलब है कि चारों तरफ बू ही बू है केमिकल्स की, ठीक है। तो ये बिल्कुल, और मैं बड़े जो बाहर से मेरे गेस्ट आते थे, मतलब मिक जैगर और उसकी बेटी जेड आए, इमरान और जमाइमा ने उनको इनवाइट किया था यहाँ। तो हमने एक इवनिंग यहाँ मेरे पास ही वो ठहरे, एक इवनिंग यहाँ हमने खान साहब की रखी, बिकॉज वो बहुत बड़े फ़ैन थे नुसरत फ़तेह अली खान। अच्छा। तो उन्होंने कहा नुसरत को सुनना है, तो हमने एक उनकी इवनिंग रखी यहाँ। ये इसी स्टेज पे उन्होंने गाया, खान साहब ने, हम नीचे ज़मीन पे यहाँ बैठे रहे। सुबह के 5 बजे तक ना वो उठे ना खान साहब उठे। एंजॉय करते तो दूसरे दिन उनको मैंने कहा चलो अब तुम ये बाज़ार भी देखो, जो हमारा बाज़ार है। वो बड़े फैसिनेट हुए, हमने जाके गाना सुना। वो घुंघरुओं के साथ वो लड़कियां डांस करती थीं, उनका क्योंकि वो ट्रेंड थी डांस में भी और गायकी में भी, तो वो अच्छा लगता था। अब तो पता नहीं क्या होता है, मैंने सुना है कि अब तो वो कोई टेपों शेपों पे या इंडियन जो हैं ये आजकल के जो कोई गाने, ये फास्ट किस्म के और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सॉन्ग्स, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, वो उसमें वो डांस वांस होता है और उसमें काफ़ी, मेरा मतलब है कि उनमें कोई और वल्गैरिटी भी होती है। सकाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका, ठीक है। ये सकाफ़त हमारी हज़ारों साल पुरानी थी, ये आप तो नहीं कह सकते। आप इसको डिनाई करें या जो मर्ज़ी करें, ठीक है। लेकिन देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी बात, जब नवाब कालाबाग गवर्नर थे तो नवाब कालाबाग को किसी ने कहा कि ये बाज़ार आप बंद करवा दें, बहुत बुरी चीज़ है। उन्होंने कहा कि मैं बंद करवा दूं,
ये सारे शहर में फैल जाएगा। उन्होंने कहा वो हमारे बड़े अक्लमंद थे, वो एक ही जगह रखते थे सब कुछ को। वो ये होता था लाहौर में सुबह डाका पड़ा, शाम को डाकू यहाँ गाना सुनते हुए पकड़ा गया, यहाँ से बाहर वो कहीं नहीं जाते थे। यानी कि बड़ा इजी था जो क्राइम जिसने करना। अब क्या हो गया, आपका सारा डिफेंस, आपका इकबाल टाउन, आपका जौहर टाउन, सब इसी चीज़ से भरा हुआ है। ठीक है, आपको पकड़ना आसान नहीं, वो लोगों के घरों में चली जाती हैं और वहीं जाके जो भी उन्होंने करना कराना होता कर लेती हैं। सबसे पहले ये हुआ कि यहाँ जब 88 में बेनज़ीर का, पहले तो ज़ियाउल हक साहब ने जब आए तो उनके इस्लाम ने गवारा ना किया, तो उन्होंने कहा कि जी आप इन पे सख्ती शुरू होगी। इनको कहा कि तुम पर्दे डाल दो। ठीक, हाँ, तो पर्दे जो थे क्या कहते हैं वो डाले गए कि भी अब मेरा मतलब है, अगर वो नॉर्मली ये होता था कि वो बैल्कनीज़ में वो तो वाइफें थी वो बैठी होती थी और फिर पर्दे डाले गए। उसके बाद फिर ये हुआ कि यहाँ इलेक्शंस हुए, मैं भी उस इलेक्शन में इलेक्ट हुआ। ये हल्का जो था प्रोविंशियल असेंबली का, यहाँ जहांगीर बदर प्रोविंशियल में भी थे, नेशनल में भी। फिर उन्होंने सीट छोड़ी प्रोविंशियल की और यहाँ ज़िया बख्श भट्ट साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार थे। अब उस इलेक्शन में इन्होंने अपना वोट अपनी तरफ करने के लिए एक दिन सारी जितनी ये औरतें थीं, इन सब को कोई वजह नहीं, इनको पकड़ के इनको कैद करके तो इनको थाने में बंद कर दिया और बड़ा मिजरेबली इनको रखा 3, 4, 5 दिन जुल्म किया। यानी कि कोई तुक नहीं था मेरा कोई करने का। और इनको फिर डराया गया, धमकाया गया। बहरहाल वो इलेक्शन फिर भी यानी मतलब गवर्नमेंट नहीं जीती, लेकिन उसके बाद फिर इन पर सख्तियाँ और मारपीट, और वो फिर ये लोग डर के इन्होंने कहा यार बेहतर है कि हम ये जगह यहाँ से छोड़ दें। अब जगह जब छूट गई तो फिर आगे जो उनकी जनरेशन थी वो डांस वांस तो कोई सीख नहीं सकता था, कहीं कोई सिखाने वाला नहीं रहे, उस्ताद नहीं रहे, क्योंकि यहाँ तो एक माहौल था, एक जो म्यूजिशियंस भी सारे यहाँ रहते थे, उस्ताद भी यहीं रहते थे। फिर उन्होंने को अपना ही टाइप का काम शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अब मेरा ख्याल आप कभी आप देखें कि वो दुबई ये ख़वातीन चली जाती हैं, वहाँ बार्स बूर्स में जाके डांस करती हैं या इधर उधर। ये एक काफ़ी, मैं तो एक दफ़ा बल्कि जा रहा था, लंदन जा रहा था, तो मैंने देखा कि ये बहुत सारी औरतें, एक सारा भरा हुआ है, क्या कहते हैं, लड़कियाँ ही लड़कियाँ। तो मैंने वो पूछा, मैंने PIA वाले से, मैंने कहा ये क्या है, ये कौन है ये लड़कियाँ? उन्होंने कहा जी ये सब डांसर हैं, दुबई जा रही हैं। तो मेरा मतलब है ज़ाहिर बात है, उन्होंने भी कहीं से खाना पीना नहीं है तो ज़ाहिर बात। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम इसको एक जगह रहने दिया जाता तो ये शायद बेहतर था। अब आपने सारे शहर में आपने ये एक ताउन पैदा कर दिया। अच्छा यूसुफ साहब, बहुत सी बातें हो गई रिलेटेड टू हिस्ट्रीज, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी मदर से आपको कोई आपकी नाना की याद, कोई ऐसी बात वो आपसे शेयर करती हैं? अम्मी कर लेती हैं कभी कभी, उनको कभी याद आ जाए कोई चीज़ तो फिर, अब क्योंकि उनकी माशाल्लाह शी इज़ ऑल्सो नाउ 89 की हो गई हैं, भूल भी जाती हैं और कई दफ़ा उनको याद भी आ जाती है। इसीलिए हमने उनकी ज़िंदगी में ही उनके 2-3 इंटरव्यूज़ जो थे ना वो उनके करवा दिए थे कि एक कम से कम एक वो रह जाए, सेफ रह जाए जो बातें उनकी। एक डॉक्टर साहब का और अम्मी का इकट्ठा किया था। अच्छा। वो ख़ुद ही हमने किया था घर पे। फिर एक औरिया मकबूल जान साहब ने किया था उनका पूरा, और एक मुजीबुर रहमान शामी साहब ने किया था। तो वो मौजूद हैं और वो जो बातें उनको कभी याद आ जाती हैं तो वो बता देती हैं कि हाँ नहीं इस तरह भी हुआ था। उनको वालदा अपनी बिल्कुल भी याद नहीं है, वालिद उनको याद है, क्योंकि शी वाज अबाउट आई थिंक 7 साल की थी जब उनके वालिद फ़ौत हुए। जिस रात वो फ़ौत हुए वो रात उनको बिल्कुल याद है कि मैं वो कहती थी कि मेरा दिल नहीं करता था उनको छोड़ने को। रात को ये होता था कि वो बेड रिडन ही थे, तो उनकी जो नैनी थी, जो जर्मन औरत अलामा साहब ने रखी थी इनकी परवरिश के लिए, मेरी वालदा के और डॉक्टर जावेद इकबाल के, वो उनके पास ले आती थी, ये थोड़ा सा उनके साथ लेटती थी और उसके बाद फिर वो जब सोने का टाइम हो जाता था तो वो चली जाती थी अपने कमरे में सोने के लिए। तो उस रात वो नहीं ज़िद कर रही थी कि मैंने नहीं जाना,
तो आंटी डोरिस जो उनकी नैनी थी वो कह रही थी कि कम ऑन मुनीरा, अब सोने का टाइम हो गया। तो अलामा साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर और रहने दो, शायद इसको पता है कि आज मेरी आखिरी रात है। उनको मालूम था कि ही न्यू दैट ही वाज नॉट वेल एट ऑल। वही उन्हीं ने तो कहा कि इनको रहने दो यहाँ, शायद इसको पता है कि मेरी आखिरी रात है। तो फिर अम्मी जब सो गई तो फिर आंटी डोरिस उनको उठा के तो उनके कमरे में उनको ले गई। वो उनको याद है। फिर जब नेहरू मिलने आए अलामा से, वो भी उनको काफ़ी वो उनको याद है वो। और इस तरह की चीज़ें, मसलन कि कोई मेहमान मिलने आए तो उनकी गाड़ी में कुत्ते थे, तो वो भागती भागती वालिद के पास गई। उन्होंने कहा अब्बा जी गाड़ी में कुत्ते आए हैं। अच्छा। तो उन्होंने हंस के कहा नहीं बेटे, कुत्ते नहीं आए, ये लोग आए हैं। तो अच्छा, आपने सारी बातें कर दी। अब मुझे ये बताएं कि आप बचपन में पढ़ाई में कैसे? यार बड़ी शेमफुल बात है, ये ना पूछो, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अच्छा, चले, बस पढ़ लिख गया, ठीक है, ग्रेजुएशन कर ली, बस कर ली। लेकिन आपको कभी ये जहन में आता है कि काश मैं ये डिग्री भी कर लेता? नहीं, मुझे कोई, और मुझे कभी भी ये नहीं है मैं झूठ मैं बोलूँ कि मैं कहूँ कि हाँ मैं ये कर लेता। मैं समझता हूँ जो मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद इट। और मुझे कोई ना कोई बड़ी गाड़ियों का शौक़ है, ना कोई बहुत सारे पैसे का मुझे कोई शौक़ है। मेरी ज़िंदगी बड़ी सिंपल है। और अब तो मुझे कोई दुनिया फिरने का भी शौक़ नहीं है। अच्छा। मुझे कोई साल हाँ साल, अभी कितने सालों से मैं मतलब मैं एक ज़माने में हर साल यूरोप जाया करता था या अमेरिका। अब मैं कई साल हो गए। हाँ, टर्की एक दफ़ा गया हूँ, वो भी एक प्रोग्राम था मारिया वास्ती का जो किया करती थी मॉर्निंग शो, उसके लिए। एक मैं पीछे अभी रिसेंटली दुबई गया था, वो भी हमारा ये जो क्रिकेट टीम है लाहौर कलंदर्स, उन्होंने इनवाइट किया था ओपनिंग पे। तो बस उसके अलावा मैं प्रोग्राम बनाता रहता हूँ। और दोस्त इतने मेरे से नाला और नाराज़ हैं बाहर जो हैं कि भी तुम बिल्कुल ही, क्योंकि वो मैं आता था वहाँ जाके रहना 10-15 दिन, सबके लिए खाने पकाने देसी, ख़ास तौर पे मेरे जो अंग्रेज़ दोस्त हैं, दे यूज़ टू लव इट। और हाँ बिल्कुल। और वहाँ अच्छा मेरा मतलब है कि जाके जमाइमा और इमरान के बच्चों के साथ जाके उनका अपना एक बहुत खूबसूरत एक वसी एक स्टेटली होम है कंट्री साइड में, तो वहाँ जाके रहने का इत्तेफाक होता है। बहुत ही खूबसूरत और बड़े अच्छे दोस्त हैं वहाँ, जिनके बड़े बड़े खूबसूरत घर हैं। एंड सो मुझे कोई ये भी नहीं है कि मेरा वहाँ कोई घर हो या कुछ। भाई जब दोस्तों के हैं तो तुम्हारे ही हुए ना, आपने तो रहना ही, जाके सारी ज़िंदगी तो नहीं रहना, ठीक है। आप जाके क्या कहते हैं जाके वहाँ रहो। इस तरह इमरान का इतना खूबसूरत, मतलब उसका घर जो है वो तो एक सिंपल घर है, लेकिन वो सारा उसका जो सराउंडिंग एरिया इतना खूबसूरत है कि आई डोंट लाइक इस्लामाबाद, मुझे को इस्लामाबाद इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो घर जो है ना वहाँ इतना एक सुकून है, इट्स इनक्रेडिबल। तो वहाँ कभी कभी चले जाने का इत्तेफाक होता है, 1-2 दिन रहे, माउंटेन को एंजॉय किया और फिर वापस आ गए। असल में मेरा अपनी रूटीन जो है ना वो नहीं छोड़ी जा सकती। एक मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता, दूसरा अपना जिम नहीं छोड़ सकता। अच्छा, बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस हैं आप? बस एक आदत बचपन से पड़ी हुई है, स्कूल के ज़माने से, किंडरगार्टन के ज़माने से। HSN में थे 12 साल, HSN में 13 साल रहे, वहाँ रोज़ करना ही पड़ता था। अच्छा। वो छोड़ी तो उसके बाद आदत ही पड़ गई, और बड़ी अच्छी आदत है। अच्छी आदत है। हेल्थ मेंटेन रहती है बंदा। मैं तो जब तक अगर ना एक्सरसाइज करूं तो आई गेट टायर्ड। एक्सरसाइज, हाँ, लेजी एक्सरसाइज करके बंदा एकदम हशाश पिशाश हो जाता है, यू फील फ्रेश। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी वार्डरोब बड़ी क्लासी होती है, बड़ी कूल होती है। मैं जानना चाहती हूँ आपकी वार्डरोब कौन सी आपको मुझे बताया मेरी कौन सी चीज़ कूल लगी? अभी आपने शर्ट पहनी, इतना प्यारा। ये तो मेरी जिम की है, अभी यहीं से मैं जिम पे चला जाऊँगा, ठीक है। लेकिन सूट कर रही है, ऐसा लगता है कि अरे वो चले, वो कोई चीज़ भी, मैं इतना मुझे नहीं है। मेरे जो वार्डरोब है, मैं ज़्यादा अगर कोई बाहर की चीज़ मैं कभी ख़रीदूँ भी ना तो शायद जूते, ठीक है। अच्छा। बाकी मेरे जो टेलर यहाँ पाकिस्तान में हैं, सूट जिन्होंने बनाने होते हैं, मेरा सामने हुमायूं है,
मेरा जो टेलर है, मेरी सलवारें कमीज़ें वो हाथ की उलेडी करता है। अच्छा। हाँ, कुर्तों की कढ़ाई नहीं, कढ़ाई तो नहीं, लेकिन जो एक आपको पता है कि एक ज़माने में जब मशीनें नहीं होती थी तो स्टिचिंग जो होती थी वो हाथ से ही होती थी, वो सुई से। सो बेशतर उसका जो मसलन कुर्ता जो है, कुर्ता का जो 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 इसकी जो है जिसको पंजाबी में कहते हैं तरपाई जो है, तरपाई या उलेडी कहते हैं पंजाबी में। हाँ, उसको वो सारी हाथ की वो करता है। पांचे वो बनाता है जो अब नहीं बनते, जिसमें वो लाल धागे नीचे होते हैं और वो उसके अंदर वो डाल के तो उसके ऊपर सिलाते, नहीं सीधी होती है लेकिन वो मतलब एक लाल धागा है ना तो उसके दोनों तरफ सिलाई होती है, तो वो फिर जब कपड़े के अंदर वो आ जाता है तो उसकी बड़ी खूबसूरत उसकी वो जो पुराने जो पांचे होते थे वो ज़्यादातर मैं सफ़ेद कॉटन की सलवारें कमीज़ें पहनता हूँ और मैं वेस्टर्न कपड़ों में मैं जीन्स पहन लेता हूँ। ये इस तरह के जूते कैनवस कुनवस के कंफर्टेबल, आई लाइक कंफर्टेबल क्लोथ, टी शर्ट पहन ली और सूट जो है वो अपना कभी कभी हाँ, नॉट टू मच। ये बताएं आपके दौर के यूथ में और आज की यूथ में क्या फर्क है? हमारे यूथ में हमारी सोच थी, हम सोचते थे, हमारे में डेप्थ थी। हम सिर्फ ये नहीं सोचते थे कि हमें ज़िंदगी में जॉब कौन सी मिलेगी और बीवी कैसी मिलेगी। अब के यही जनरेशन यही सोचती, इससे आगे नहीं सोचती। आप अपने क्रशेस के बारे में बताएं, आपको पहला क्रश कब हुआ, आपको किस एज में जाकर realize मैं हुआ कि यार क्रश्ड ही रहा हूँ सारी ज़िंदगी। कोई ऐसी वो किसी ने मुझसे पूछा था एक सवाल टीवी पे कि आपको अब कितनी दफ़ा मोहब्बत हुई। मैंने कहा मुझे हर वक्त मोहब्बत ही रहती है। ये तो मैं कभी मोहब्बत से बाहर आ ही नहीं। लेकिन कौन सी ऐसी एज थी जिसमें आपको लगा कि पहली दफ़ा मुझे कोई लड़की अच्छी लगने लगी? आई थिंक बचपन में ही होता है, कोई 15-16 साल की उम्र में, व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 15-16 साल की एज से अब तक टू बी उस ज़माने में देखो ना मोबाइल होते थे ना कुछ होता था, तो वो पता नहीं किस तरह, मेरा मतलब है कि हम कोई वो वाला पुराने ज़माने का वक्त था ना कि जब किसी का हाथ देख लिया फिर शायर ने सारी ज़िंदगी दीवानी लिख दिया उसके ऊपर। ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता झलक देखने लेकिन हमारा इतना बड़ा मतलब ज़रा उससे बेहतर हालात थे हमारे कहीं, लेकिन फिर भी अब तो खैर काफ़ी बड़ी खुली आज़ादी है और एवरीथिंग इन अ वे इट्स गुड आल्सो, इन सम वेज इफ़ यू मिस यूज़ इट तो फिर वो बुरी बात भी है।